हाँ, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप 4 सोल्युबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन यही लिखो, सोल्युबिलिटी क्वेश्चन, इसमें वही फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन 1 सोल्युबिलिटी। फटाफट जल्दी करना, खत्म करेंगे फटाफट। और नॉर्मल एक तो इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है। हो गया, लिख दिया? चालू कर, चलो सबका ध्यान यहाँ पे, सब लोग एक्टिव हो जाओ। इधर देखो सोल्युबिलिटी क्या होता है, देखो तो सोल्युबिलिटी मतलब क्या, एक कोई भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट जो हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, विच कैन बी डिसॉल्व, लेकिन एक कंडीशन है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसको तो सॉल्वेंट बोलते हैं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट। ये है इसका डेफिनेशन। पॉइंट बहुत सिंपल है, कोई भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो तुम लोग डिसॉल्व कर सकते हो, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। समझा? मतलब जैसे फिक्स्ड है, जैसे कि समझो 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर में तुम मैक्स टू मैक्स कोई चीज को कितना डिसॉल्व कर सकते हो, वो उसका सोल्युबिलिटी। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल है, ट्राई करो, बोलो क्या बताओ। Solubility of a substance, of any substance, is defined as its maximum amount which can be dissolved in specific amount of solvent. Simple सा point है, बराबर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, दो ही पॉइंट ध्यान देते रहो। अब सोल्युबिलिटी को ना, सोल्युबिलिटी एक्चुअली देखो क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझो 1 लीटर, बराबर 1 लीटर मेरे पास सॉल्वेंट है, बराबर 1 लीटर ऐसा कुछ हमारे पास है। 1 लीटर में मुझे डिसॉल्व करना है, 1 लीटर में कोई चीज को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो उसका कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने डिसॉल्व किया रहेगा, करेक्ट ना? तो ये देखिए कुछ तो याद आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, क्या डिसॉल्व करेंगे? सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे, करेक्ट ना? सोल्यूट डालेंगे ना पानी में, पानी तो खुद सॉल्वेंट है, NaCl डाला तो NaCl तो सोल्यूट था, सही है? तो नंबर ऑफ सोल्यूट, देखो ये फॉर्मूला देखो, कुछ तो याद आता रहेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है? तो ये तो मोलर, अच्छा मोलैरिटी मींस कंसंट्रेशन होता है, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं है, वो हो गया स्मॉल m खत्म। वो किसमें आता है? बॉइलिंग और फ्रीजिंग, याद है क्या? It has been proved by purely thermodynamic consideration and proved experimentally that याद है delta T भी directly proportional to m, और delta एक और था TF भी था, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मतलब हाँ, ये क्या है? इन शॉर्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, बराबर। हाँ, तो मोलारिटी भी तुम लोगों को कैपिटल है, बराबर? मोलारिटी, ये जो सोल्युबिलिटी है वो ऑलमोस्ट मोलारिटी जैसा है, मतलब कंसंट्रेशन जैसा है, इसलिए सोल्युबिलिटी का यूनिट भी यही आता है, मोलारिटी का ही यूनिट सोल्युबिलिटी का यूनिट है। बोलो मोलारिटी का यूनिट क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? नंबर ऑफ मोल्स है तो क्या आएगा? मोल, प्रेजेंट इन 1 लीटर मोल पर लीटर, ऐसा लिखो, या तो मोल ऐसा लीटर इज टू माइनस, ये भी चलेगा। समझा? 2 पॉइंट। बोलो फर्स्ट पॉइंट जरा बताओ, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो, बोलो क्या? सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज maximum amount which can be dissolved in specific amount of solvent। ये हमने देख लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट सुनो, देखो सेकंड पॉइंट ये है कि सोल्युबिलिटी जो भी है, सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। समझा? ये क्या है बताओ उसका? अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो तुम समझ जाओ, ये वाला पार्ट, और क्यों उसको यूनिट क्यों ये मोल पर लीटर वाला यूनिट क्यों दिया? क्योंकि वो एक्चुअल में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, तो उसको कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सिंपल पॉइंट है, ध्यान से सुनो क्या देखो। फर्स्ट पॉइंट तुमको वैसे भी याद है, solubility of any substance is its maximum concentration, hence it is expressed in terms of concentration, इसलिए therefore ऐसा यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर। सिंपल है, अरे सिंपल है, यहाँ से आओ, एनी सब्सटेंस से यहाँ पे आओ, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, बोलो सही है क्या? सोल्युबिलिटी कोई भी सब्सटेंस का क्या होता है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तो उसको एक्सप्रेस किसके फॉर्म में करेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन, तो यूनिट भी कंसंट्रेशन का ही रहेगा। सिंपल पॉइंट है, बराबर? तो सेकंड पॉइंट जरा याद है तो सुनाओ जरा, सेकंड पॉइंट क्या बताओ? Solubility of any substance is its maximum concentration and
व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, फिर देयरफॉर करके नीचे SI यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। दोनों पॉइंट याद है? फटाफट सुनो, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। Solubility of any substance is its maximum amount which can be dissolved in specific amount of solvent। ये हो गया सेकंड पॉइंट, बोलो। Solubility of any substance is its maximum concentration, hence it is expressed in the term of concentration, therefore करके SI यूनिट मोल पर लीटर। जल्दी खत्म करो, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हेनरीज लॉ तक करेंगे बस, फिर हेनरीज लॉ के बाद तो न्यूमेरिकल है डायरेक्ट। जल्दी करना। अरे हाँ, वो बताता हूँ एक मिनट। ये लिखना वहाँ पे, उसके बाद सेकंड पॉइंट नहीं आना, सेकंड पॉइंट से पहले कुछ बताता हूँ मैं तुमको। ये जो कुछ भी फिनोमिनन हो रहा है ना, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। ये जो भी फिनोमिनन इसमें हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए। तो लास्ट में जो तुम लिखते हैं ना, सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लिखना लास्ट में ऐड करना। फटाफट लिखो, थोड़ा जल्दी। देखते रहें। हाँ, होगा तो बोलो। कंप्लीट हो गया। सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड is its maximum amount which can be dissolved in specific amount of solvent at constant temperature and pressure। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ जल्दी करो। लिखा ना तुमने 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखा सोल्युबिलिटी of any substance is defined या तो is its maximum amount which can be dissolved in specific amount of solvent at constant temperature and pressure। ये second point लिखा solubility of any substance is its maximum concentration, hence it is expressed in the term of concentration, therefore SI unit is equal to mole per liter। एक मिनट, तुमको ना लीटर को dm क्यूब भी बोलते हैं, तो मोल पर dm क्यूब भी हमें लिख दो चाहिए तो, और मोल पर डीएम क्यूब भी आ सकता है, कभी न्यूमेरिकल में आया तो डरना नहीं, डीएम क्यूब को ही लीटर बोलते हैं। जल्दी 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 चलो, फटाफट बढ़ाओ। नेक्स्ट जिसका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? 3-4 फैक्टर हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले नेचर है, फिर टेम्परेचर है, फिर लास्ट में प्रेशर। देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को। हो गया, स्टार्ट करो। 2 ही पॉइंट है इसमें, फटाफट हम लोग लिख देंगे, जल्दी लिख देंगे इजीली। चलो तो 2 पॉइंट है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सुनो,
नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में सबसे पहला पॉइंट मैं तुमको बताता हूं, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। देखो ध्यान सुनो, जो दो चीज को तुम लोग डिसॉल्व करने का, जैसे समझो सोल्यूट को तुम लोग डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो सॉल्वेंट में, ध्यान दे रहे हो सब लोग, सोल्यूट को तुम लोग डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट। तो अगर दोनों का कैरेक्टर सेम रहेगा, सिमिलर कैरेक्टर रहेगा, तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर दोनों का कैरेक्टर सिमिलर है, मैं सेम नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर कैरेक्टर, दोनों मतलब कौन, सोल्यूट और, अगर इनका कैरेक्टर सेम सिमिलर है तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। समझ रहे हो? इजीली डिसॉल्व, आराम से डिसॉल्व, कोई टेंशन ही नहीं, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसका उल्टा तो तुम खुद ही, अगर समझो डिसिमिलर कैरेक्टर है, समझ जाओ, अगर डिसिमिलर कैरेक्टर है तो डिफिकल्ट रहेगा डिसॉल्व होने के लिए। ये पहला पॉइंट है, सिंपल है, इसमें क्या तो नॉर्मल बात है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, जनरली जो दो सब्सटेंस को तुम डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, अगर उनका कैरेक्टर सेम सिमिलर है तो इजीली डिसॉल्व, और अगर डिसिमिलर कैरेक्टर तो डिफिकल्ट रहेगा डिसॉल्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट समझा है, पॉइंट समझा क्या पहले? हाँ, तो पॉइंट बना भी देंगे खुद से, उस पर कोई टेंशन नहीं, पहले समझ लो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड सबका इधर लिख देता हूँ, नहीं तो इधर देखो, सेकंड पॉइंट सुनो, सबका ध्यान यहाँ पे। अगर समझो जो दो चीज को तुम लोग डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, सोल्यूट सॉल्वेंट जो भी मिक्स करने का ट्राई कर रहे हो, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सिमिलर है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर तो आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे। एक में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, एक में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिसॉल्व नहीं होता। समझा? कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए? और केमिस्ट्री तो बोलता है, केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये तो केमिस्ट्री का रूल है, बराबर। जो जैसा है वो उसकी फॉर्म में ही डिसॉल्व होता है, मतलब उसी के जैसे के साथ डिसॉल्व होने वाला है, केमिस्ट्री का रूल है, बराबर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इससे मैं बहुत, ये नहीं लिखना है तुमको, ये तुमको समझाने के लिए था खाली। पॉइंट ये कि अगर समझो, जैसे मेरे पास समझो पोलार सॉल्वेंट है, पोलार सोल्यूट और पोलार सॉल्वेंट, जैसे कि समझो HCl ले लिया, HCl पोलार है कि नहीं है ना, तोड़ो H+Cl, चार्जेस सेपरेट होते हैं, पोलार सोल्यूट। और H2O ले लो, क्या पोलार सॉल्वेंट है? हाँ, तो पोलार जो सब्सटेंस होता है वो इजीली डिसॉल्व होता है पोलार में ना, समझ में आ रहा है? और अगर दूसरा मैं कोई नॉन पोलार ले लूँ, कोई नॉन, जैसे पेट्रोल ले लो, जो भी है समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन ले लेते हैं, ऑयल ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ऑयल ले लिया, और समझो कोई दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, और कुछ बता दो, समझो जैसे पेट्रोल ले लिया, समझो, मतलब जो भी है अपने हिसाब से, ऑर्गेनिक में डिसॉल्व, तुम सोचोगे ऑर्गेनिक को पानी में डिसॉल्व करना, तो नहीं हो सकता, ये नॉन पोलार है, और वो पानी क्या है, पोलार है। केमिस्ट्री का रूल है, जो जैसा है वो उसी के फॉर्म में, उसी के जैसे साथ डिसॉल्व होता है। क्लियर है? बस यही मुझे दो चीज समझाना है तुमको। दो पॉइंट क्लियर है क्या? डायरेक्ट लिखा दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ इतना नहीं है, नॉर्मल तो पॉइंट है। पॉइंट समझा क्या? अगर सोल्यूट, अगर दो चीज को तुम डिसॉल्व कर रहे हो, उसका कैरेक्टर सेम है तो सिमिलर, सॉरी सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर कैरेक्टर है तो इजीली डिसॉल्व, और अगर डिसिमिलर कैरेक्टर है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा डिसॉल्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर है तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैच नहीं करता तो नहीं होगा। पोलार सोल्यूट किस में डिसॉल्व होता है? पोलार सॉल्वेंट। नॉन पोलार सोल्यूट, नॉन पोलार मतलब ही ऑर्गेनिक। अरे भाई नॉर्मल है, कर सकते हैं दो पॉइंट। चलो फटाफट लिखाता हूँ, जल्दी चलो फटाफट। इसमें क्या बाय हेड कर रहा हूँ, नॉर्मल चीज है, तुमको लिखना है बस, जस्ट बस खाली मैं जहां रुक जाऊं तुम मुझे आंसर देना, फटाफट लिखो। चलो, जनरली सब्सटेंस विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर्स, जो मैं बोल रहा हूं सेम वही पॉइंट है, जनरली सब्सटेंस विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर्स, जनरली सब्सटेंस विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर, जो मैं ऊपर जो मैंने यहां पे लिखा है ना, बस इसको वर्ड्स के फॉर्म में फ्रेम कर रहा हूं। जनरली सब्सटेंस विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर्स, बोलो मोर इजी है डिसॉल्व करना कि मोर डिफिकल्ट है? सिमिलर कैरेक्टर है ना, हाँ। तो जनरली सब्सटेंस विद द मोर सिमिलर कैरेक्टर आर मोर इजीली, मेरे पीडीएफ में मोर रेडिली लिखा है, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मैं थोड़ा इजी वर्ड यूज कर रहा हूं। आर मोर इजीली सोल्यूबल इन ईच अदर, सोल्यूबल लिखो या तो डिसॉल्व इन ईच अदर, एक ही बात है। समझा पॉइंट क्या है? सिमिलर कैरेक्टर रहेगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, सही बोल रहे हैं ना हम लोग। और इसका उल्टा क्या, अगर डिसिमिलर के थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, और क्या है? चलो हाँ, तो इतना लिख दिया, इन ईच अदर देन दोस विद द एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर, देन दोस विथ एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर, देन दोस विद द एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर। मैंने जो थियरी, मैंने जो यहाँ समझाया सेम वही पॉइंट वहां पे थियरी में, कुछ भी नया नहीं है। देन दोस विथ
द एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर। लिख दिया क्या मैंने यही समझाया था तुमको? यहां पे सिमिलर कैरेक्टर इजिली डिसॉल्व होगा, डिसिमिलर कैरेक्टर डिफिकल्ट होगा डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट तुमको याद है क्या बताया था मैंने? दोनों का अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम की सिमिलर, सेम कैसे हो सकता है? सेम कैसे? सेम नहीं बोल सकते यहां पे। सेम किसका किसका इंटरमोलिकुलर? वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या वाटर वाटर को डिसॉल्व करेंगे तुम लोग? समझ रहे हो? सिमिलर बोलेंगे, सिमिलर। हाँ, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है या तो ऑलमोस्ट सेम है तो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर है। और पोलर चीज पोलर में ही डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक में ही, एक ही बात है। चलो लिखते हैं सेकंड पॉइंट, यही समझाया था मैंने, लिखो। सेकंड पॉइंट है द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो मैंने यहां समझा ना, सेम पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं। द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिखने से कैसा याद भी रहता है कि हाँ अपन ने ये चीज पढ़ा है। द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिखा द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। बोलो क्या बोलते हो आगे? डिसॉल्व होने वाला है? हो जाएगा? हाँ सिमिलर है ना, डिसॉल्व हो जाएगा आराम से। द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लाइकली टू सोल्यूबल इन ईच अदर। आर लाइकली मतलब डिसॉल्व हो सकते हैं आराम से। आर लाइकली टू सोल्यूबल इन ईच अदर, आर लाइकली टू सोल्यूबल इन ईच अदर, दोनों में इजिली डिसॉल्व हो सकता है। आर लाइकली टू सोल्यूबल इन ईच अदर, लिख दिया? बोलो भाई। अब बोलो क्या पोलर किस में डिसॉल्व होता है? पोलर सोल्यूट। अब बताने की जरूरत है क्या? नॉन पोलर नॉन पोलर, जब पोलर पोलर में डिसॉल्व हो तो नॉन पोलर नॉन पोलर में ही होगा। और ये रूल याद रखना केमिस्ट्री का एंड तक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये रूल है। चलो हाँ, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लाइकली टू सोल्यूबल इन ईच अदर। जनरली पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। जनरली पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। ज्यादातर पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। लिखा? हो गया? बोलो आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर है तुमको? सोल्यूबिलिटी का मतलब याद है? सोल्यूबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी क्या होता है? उसका मैक्सिमम अमाउंट जो मैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकूं, वो सोल्यूबिलिटी। यूनिट मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब, याद होना चाहिए, बराबर। और ये तुमने देख लिया फैक्टर। अभी कौन सा फैक्टर पढ़ा अपन ने? सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। चलो अब आते हैं टेम्परेचर पे, देखते हैं। ये नया क्वेश्चन नहीं है, उसका ही पार्ट है दूसरा, टेम्परेचर। थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखना तुम, और एरो वगैरह बना दो कि हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लॉजिकल एकदम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुमको क्या लगता है? बोलो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा कि कम होएगा? तुमको क्या लगता है? बढ़ेगा। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। किस में बढ़ेगा मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे तुम लोग समझो शुगर है, शक्कर, बराबर, चीनी, जिसको भी तुम जो भी बोलते हो, उसको तुम पानी में डिसॉल्व करना ट्राई कर रहे हो, गर्म करके पानी में डिसॉल्व करना ट्राई कर रहे हो, और एक नॉर्मल वाटर को पानी में डिसॉल्व करना ट्राई, गर्म में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है। क्यों मालूम है? उधर इजीली डिसॉल्व क्यों हुआ मालूम है? रीजन क्या है? वो जो रिएक्शन है ना शुगर का विथ वाटर, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व कर रहे हो, और तुम भी हीट देने का ट्राई कर रहे हो। तो तुम सपोर्ट कर रहे हैं क्या अपोज कर रहे हैं? जब नेचर के फिनोमेना तुम सपोर्ट करोगे तो फास्ट हो जाएगा फिर तो। समझ रहे हो क्या नहीं समझा? अगर समझो इसके जगह पे कोई उल्टा रिएक्शन हो जाए, एंडोथर्मिक के जगह समझो कोई दूसरा रिएक्शन है, जैसे एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का एक रिएक्शन है, कोई सॉल्ट, जैसे KCl सॉल्ट ले लिया अपन ने, KCl। मैं इधर बता देता हूँ। हाँ, तुमको ये फर्स्ट पॉइंट तुमको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने तुमको बता दिया। अगर समझो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब समझ में आता है? एंडोथर्मिक का मतलब सबको याद है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब है कि सराउंडिंग से हम लोग क्या लेके रिएक्शन कर रहे हैं? सराउंडिंग से हीट लेंगे, फिर रिएक्शन होने वाला है। क्या सराउंडिंग को हीट देंगे? लेंगे ना, एंडोथर्मिक है ना, हीट ले रहे हैं हम लोग, हीट लेके रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें एक एग्जांपल याद रखना, KCl इन वाटर, बराबर है। KCl पानी में डिसॉल्व होता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो और ज्यादा डिसॉल्व होता है। समझा? क्यों ज्यादा डिसॉल्व होता है? क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब मालूम है? हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन ऑलरेडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तुम भी हीट देने का ट्राई कर रहे हो उसको, तो और हीट एब्जॉर्ब करेगा और फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। समझा? कुछ उल्टा भी है, जैसे लिथियम सल्फेट हो गया, लिथियम Li2SO4.H2O, बराबर, पानी में डिसॉल्व किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है वहां पे, H2O.H2O, बराबर। हाँ, तो ये वाला, ये ऐसा कुछ केस में
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक समझ में आता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, बराबर, हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है और तुम क्या कर रहे हो? उसको हीट करने का, तो तुम उल्टा काम कर रहे हो। फिर तो वो हीट बाहर दे रहा है, तुम उसको हीट दे रहे हो, चलेगा क्या? बोलो इस बार जो रहेगा, जैसे यहां पे ये फास्ट हो गया ना रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन समझ, मतलब सोल्यूबिलिटी स्लो हो जाएगा, लेस सोल्यूबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक पॉइंट अब भी क्लियर कर दो, ये क्लियर है क्या बताओ तुमको? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलो क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ। एग्जांपल याद है? एग्जांपल बोलो क्या है? KCl इन वाटर, ये एग्जांपल मेन है, एग्जांपल मेन है एक सबसे मेन। सेकंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिथियम सल्फेट का वो .H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां पे दिख रहा है। ये वाले केस में ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तुम उसको हीट दिए, सोल्यूबिलिटी डाउन हो गया, सोल्यूबल ज्यादा नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, तो तुमने यहां से क्या सीखा? पढ़ो जरा, सेकंड और थर्ड पॉइंट से क्या सीखा तुमने? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सोल्यूबिलिटी, लेकिन कुछ रिएक्शंस हमको ऐसे मिले, जैसे H2O था, बराबर, वाटर था, वाटर में ना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने का ट्राई किया, बराबर है, कैल्शियम क्लोराइड। एग्जांपल याद है? KCl इन कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक। लिथियम सल्फेट वाला .H2O एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक बढ़ गया सोल्यूबिलिटी, एक्सोथर्मिक कम हो गया। देखो ये केस में क्या कर रहा हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड को किस में डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं? वाटर में। एक और लेता हूं, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, बराबर, इसको डिसॉल्व करने का ट्राई किया, बराबर। क्या हुआ देखो सुनो, जैसे मैंने दोनों को डिसॉल्व करने का ट्राई किया, इसमें ये जो ना पहला वाला जो रिएक्शन है, फर्स्ट बोलो क्या लिखा था मैंने? कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये ना एक्सो था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये था एंडो था, बराबर, ऐसा कुछ था। और सोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल का मिक्स करने के टाइम पे इसको हीट दे दिया अपन ने, बराबर। मिक्स करने के टाइम पे क्या कर दिया? तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो, ये सिखाना तुमने यहाँ पे। CaCl2 का सोल्यूबिलिटी कम हो जाना चाहिए और NH4NO3 का सोल्यूबिलिटी बढ़ जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा मालूम पड़ा दोनों का सोल्यूबिलिटी बढ़ गया। समझा? दोनों का सोल्यूबिलिटी। इससे एक चीज कंक्लूजन में आता है, एंडोथर्मिसिटी एक्सोथर्मिसिटी से हम सोल्यूबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। बस ये पूरा कंक्लूजन है। क्या ये क्लियर है? कुछ जगह अप्लाइड होता है, सब जगह अप्लाइड नहीं होता। ये पूरा समझा दिया, बोलो क्लियर है क्या? नहीं क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वही हम लोग टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट वही बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट एग्जांपल याद है? KCl इन वाटर, कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक, हीट दिया, सपोर्ट कर दिया, बढ़ गया सोल्यूबिलिटी। सेकंड क्या देखा अपन ने? लिथियम सल्फेट वाला .H2O, उसमें क्या किया? हीट दिया, वो एक्सोथर्मिक था तो अपोज कर दिए तो सोल्यूबिलिटी कम हो गया। फिर देखा कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एंडोथर्मिक बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक पे कम हो रहा है। बाद में लास्ट में देखा, अरे कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया, एक्सोथर्मिक था, कम हो जाना चाहिए था, और अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व किया, एंडोथर्मिक था, बढ़ जाना चाहिए था, दोनों बढ़ गया। समझा? तो लास्ट कंक्लूजन क्या है? एंडोथर्मिसिटी एक्सोथर्मिसिटी डिसाइड नहीं करता है सोल्यूबिलिटी को। क्लियर है? बोलो। इसके बाद मेन गेम स्टार्ट होएगा। अभी तो नहीं मालूम पड़ा तुमको, मालूम पड़ा क्या कब बढ़ेगा कम होएगा? नहीं, ये नहीं मालूम पड़ा। चलो ये पूरा हम लोग लिखने वाले हैं, अभी 4 पॉइंट लिखेंगे फटाफट। चलो टेम्परेचर के अंदर स्टार्ट करते हैं। समझा दिया, अब सिर्फ लिखना है, जल्दी फटाफट करेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट, तुमको एंथैल्पी का मतलब मालूम है ना? एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है, बराबर है? हाँ हाँ, चलो पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स तो पूरा एंथैल्पी करना है अपने को। चलो लिखो, ये जो सोल्यूबिलिटी होता है सब्सटेंस का, एक्चुअल में ये सोल्यूबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट जो था बताया नहीं मैं तुमको, सोल्यूबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी ना एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, कितना तुम एनर्जी दे रहे हो उस पर। इन शॉर्ट वही है, टेम्परेचर बढ़ाया सोल्यूबिलिटी बढ़ना चाहिए। अरे टेम्परेचर भी तो एनर्जी है ना, एक टाइप का, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज होता है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, लिखा। हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, डिपेंड किस पे करेगा? एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
क्या ये क्लियर है? हाउ द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के एंथैल्पी पे ये चीज डिपेंड करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे का सब पॉइंट्स हमको याद है। भाई इसकी याद है? नेक्स्ट वाला क्या था? KCl इन H2O। कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक। सोल्युबिलिटी बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और टेम्परेचर दिया बढ़ गया बराबर। ये देखते हैं, चलो देखो सेकंड पॉइंट। इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, थोड़ा फास्ट लिखना क्योंकि थियरी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं, इसके बाद एक ही थियरी क्वेश्चन है बस। इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस से सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है। इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, लिखा? एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिसॉल्व हो रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होएगा? सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ, इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, कॉमा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, मतलब हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दूं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, क्या होएगा बोलो? सोल्युबिलिटी, हाँ, सोल्युबिलिटी इंक्रीसेस, सोल्युबिलिटी इंक्रीसेस। एग्जांपल डालना, एग्जांपल याद होना चाहिए, नीचे लाइन चेंज करके EG जो भी रहेगा, EX EG जो भी तुम लिखते हो, EG बोलो, EG क्या रहेगा? KCl इन वाटर। हो गया? चलो दूसरा सेम इसका उल्टा पॉइंट रहेगा। अब सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सोल्युबिलिटी गिर जाएगा। नेक्स्ट सेम स्टेटमेंट, स्टार्ट सेम रहेगा, बोलो क्या स्टार्ट? इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लिखा? इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कॉमा, आगे बोलो, स्टेटमेंट तुमको मालूम है ऑलरेडी। हाँ, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठंडा नहीं करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, क्या होएगा बोलो कॉमा करके? सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एग्जांपल भी याद रहेगा, EG करके लिख देना, LiSO4.H2O, मतलब समझ गए ना कि पानी में डिसॉल्व वाटर ऑफ डिसोल्यूशन है वो, Li2SO4 ना। सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस लिखा, फिर लाइन चेंज करके एग्जांपल दे दो। हो गया? तो एक बात बताओ, क्या तुम लोग को तुमने ये पूरा पढ़ने के बाद तुमको तो ये मालूम पड़ गया कि क्या डायरेक्ट रिलेशन है सोल्युबिलिटी का एंडोथर्मिसिटी या तो एक्सोथर्मिसिटी के साथ? नहीं, लास्ट में तो यही मालूम पड़ा। बराबर, तो ये नोट कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 हम नोट करने वाले कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे, तुम देख के बता ही नहीं सकते कि बढ़ेगा कम होएगा। लिखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन या तो को रिलेशन। It is important to note that there is no direct correlation. It is important to note that there is no direct correlation. It is important to note that there is no direct correlation. लिखा? No direct correlation between, बोलो किसके बीच में? Solubility ना, solubility and और कौन सा दो चीज था वो? एंडोथर्मिसिटी और एक्सोथर्मिसिटी। हाँ, तो तुमने लिखा इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड करके एक्सोथर्मिसिटी एंड मत डालना लास्ट में, एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी के बीच में और डालना, एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी। हो गया? बोलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इधर देखो, तो लास्ट पॉइंट याद है, कैल्शियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन किसके अंदर? वाटर। कैसा प्रोसेस? अमोनियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन इन वाटर कैसा प्रोसेस? टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ? दोनों का सोल्युबिलिटी बढ़ गया। चलो लिखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ ना, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। कैल्शियम पूरा नाम नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखो CaCl2। डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर
डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज, बोलो क्या, इज कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, या इज एक्सोथर्मिक लिखना बस, इज एक्सोथर्मिक एंड दूसरा बोलो दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, दैट ऑफ NH4NO3 एंड दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, लिखा एंड दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इज कैसा प्रोसेस, एंडोथर्मिक, लिखा एंडोथर्मिक कॉमा, तुमने लिख दिया ना डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक एंड दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज एंडोथर्मिक कॉमा, क्या होने वाला है बोलो, सोल्यूबिलिटी बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, बढ़ जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा, लिखो द सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, द सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इनका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा विथ टेम्परेचर, द सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। हो गया, क्या तुमको टेम्परेचर का रिलेशन समझा इसके साथ, नेचर समझ में आ गया, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या एक ही सेम चीज है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बस वो समझ के पूरा कर सकते हो, और ये तो एकदम क्लियर है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कोई रिलेशन नहीं है सोल्यूबिलिटी के साथ, वो आएगा, हम पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ बताता है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा तुमको। हो गया ये लास्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें 2 पॉइंट आएगा बस, लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये नया क्वेश्चन नहीं है, उसका ही पार्ट है, लेकिन एग्जाम में अलग से आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगा तुमको, उधर बोलेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, तो अलग से 5 पॉइंट बताना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, तो अलग से बताना 2 पॉइंट, ऐसा तो अलग अलग से आता है एग्जाम में, एक साथ नहीं आता कभी भी। चलो जल्दी लिख दो, हो गया, चलो ध्यान इधर, तो 2 पॉइंट इसमें भी है, 2 पॉइंट इसमें भी है, दोनों पॉइंट हम लोग सीखेंगे, बहुत इजी है, फटाफट कर लेंगे। ध्यान दो, इधर देखो सुनो, सॉलिड को डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं मैं, सॉलिड चीज को डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं, तुमको लगता है प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कुछ सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, बोलो, सॉलिड है मेरे पास, कोई सॉलिड है, उसको मैं डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसके सोल्यूबिलिटी पे, सॉलिड है वो, उसमें कहां से इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड डाला, सोल्यूबल करने का ट्राई कर रहा हूं, तो क्या प्रेशर बढ़ाऊं तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, लेकिन तीसरा फेज कौन सा, गैस, जैसे तुम सोल्यूबल करने का ट्राई कर रहे हो बराबर इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, समझ में आ रहा है क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हैज नो इफेक्ट ऑन अप्लाइड प्रेशर, समझा, वो अप्लाइड प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, बिकॉज दे आर इनकंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते, जिसको कंप्रेस कर सकते हैं उस पे प्रेशर का इफेक्ट होता है, क्या गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, अरे वो जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है उसमें गैस वैसे ही भरते हैं ना, प्रेशर डालने के बाद ही तो भरते हैं उस पर, बराबर है, प्रेशर हैज इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का सोल्यूबिलिटी में इफेक्ट करता है प्रेशर, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में क्यों नहीं करता, बिकॉज दे आर, बस यही शॉर्ट में, सॉलिड जो होता है और लिक्विड होता है ये इनकंप्रेसिबल होता है ना, ये इनकंप्रेसिबल है, इसलिए यहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर मैं सोल्यूबिलिटी देख रहा हूं गैस का इन किसमें, लिक्विड, अरे लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करेंगे ना, हाँ, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में यहां पे प्रेशर का इफेक्ट होता है, तुमको क्या लगता है, वैसे ये तो फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट था, ये फर्स्ट पॉइंट का पार्ट है फर्स्ट, हाँ, तुमको क्या लगता है अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो जो गैस है जो लिक्विड में सोल्यूबल होने वाला है उसका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा कम हो जाएगा, क्या लगता है तुमको, कंफर्म बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस है, ये क्या पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है पॉइंट, अरे कोई लिक्विड है जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, क्या कार्बोनेटेड ड्रिंक को ऐसी हवा में छोड़ दिया अपने आप गैस अंदर आ जाएगा ढक्कन में, ऐसा होता है क्या, वो प्रेशर से उसको बंद करना पड़ता है ना, सिंपल है, कॉमन सेंस है, प्रेशर बढ़ाऊंगा अपने आप सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा, इसका उल्टा भी क्लियर है, जैसे तुमने ढक्कन खोला प्रेशर रिलीज हो गया, अंदर ज्यादा प्रेशर था, जैसे ढक्कन खोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और बॉटल के अंदर का प्रेशर ज्यादा, प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर कम, सोल्यूबिलिटी भी कम, पूरा गैस बाहर साथ में जो वो भी बाहर, ऐसे होता है ना, समझ रहे हो क्या, सिंपल लॉजिक है, इसमें क्या समझाऊं, चलो 2 पॉइंट लिख देंगे, समझा 2 पॉइंट क्या है, कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, लिखो चलो, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जल्दी फटाफट, एक मिनट को लिखना, तो स्टार्ट तो नहीं किया ना, कर दिया, ठीक है, तो आगे कुछ ऐड करना है, लिखो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, फटाफट लिखो जल्दी, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता,
कौन से केस में? बोलो बोलो भाई, नींद में लग रहे हो। सॉलिड एंड लिक्विड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड वाले केस में उसके सोल्यूबिलिटी पे प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। सोल्यूबिलिटी हैज नो इफेक्ट, सोल्यूबिलिटी हैज नो इफेक्ट, लिखा सोल्यूबिलिटी हैज नो इफेक्ट, प्रेशर, अरे यार प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लिखा ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आगे उसका रीजन भी लिखेंगे, एज दे आर इनकंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम लोग, एज दे आर इनकंप्रेसिबल, एज दे आर इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तीसरा फेज है, बट प्रेशर हैज इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बोलते ही नहीं कुछ भी, बट प्रेशर affects the solubility of gas in liquid, ऐसा लिख देना, but pressure affects the solubility of gas in liquid, आपने own words में लिखा तो भी चलेगा, but pressure affects the solubility of gas in liquid। चलो चलो आ जाते हैं हेनरीज लॉ पे, खत्म हो गया बस, ये तो टॉपिक हो नहीं आया, टाइम भी होने ही है वैसे भी। चलो जल्दी जल्दी करो, हो गया ये, नेक्स्ट आगे बढ़ू मैं। चलो नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन 3 है ना, क्या 2 है? 3 है, 3। हेनरीज लॉ, इस पे हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं आज। हेनरीज लॉ, इस पे हम सम सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी करो। चलो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, एक एक पॉइंट सीखेंगे अपन यहाँ पे। 4 ही तो पॉइंट है, क्या एक साथ सिखा देता हूँ। चलो स्टार्ट करूं? चलो ध्यान सबका, इधर आ जाओ इधर आओ, ध्यान इधर देखो। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ है क्या? हेनरीज लॉ फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशन किसके बीच में? ध्यान दो इधर, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर, ये दो चीज को पहली बार रिलेट हेनरी ने किया था, इसलिए उसके नाम से लॉ बनाया है। समझा लॉ क्या है? हेनरीज लॉ इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी, किसका सोल्यूबिलिटी भाई? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर, बराबर है। अभी कौन सा प्रेशर रहेगा तुमको क्या लगता है? ये लिक्विड के अंदर का प्रेशर है कि लिक्विड के बाहर का प्रेशर है? बाहर का प्रेशर रहेगा तभी तो वो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने वाला है, सिंपल है। तो अभी नहीं बता रहा हूं, आगे सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो बोलो भाई। हाँ, तो पॉइंट बहुत सिंपल है। हेनरीज लॉ स्टेट, या तो हेनरीज लॉ इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड अप्लाइड प्रेशर, सिंपल है। सेकंड पॉइंट, अच्छा ये प्रेशर अप्लाइड है, याद रहेगा ना इतना। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, एस मींस क्या? सोल्यूबिलिटी किसका? किसमें? हाँ, पूरा नाम बोलने का, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बराबर है। हाँ, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबाउ द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर के लिक्विड के नीचे? ऊपर ना, तो क्लियर याद रहना चाहिए तुमको, बराबर है। अरे यही स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का, यही लॉ है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबाउ द लिक्विड, बराबर है। हटाओ प्रोपोर्शनलिटी साइन, वैसे थियरी लिखना है तुमको, सेकंड पॉइंट में थियरी लिखना है, ये थर्ड पॉइंट आएगा, ये डेरिवेशन थर्ड पॉइंट का पार्ट है। बोलो बोलो, चलो बोलो बोलो भाई, हट गया। इक्वल टू के एच इंटू पी, के एच नाम में ये एच क्यों लिखा? इसका नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, नाम याद रहेगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बोलो क्या ये क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या? इसमें एक चीज और बताता हूँ, इधर देखो। सोल्यूबिलिटी का यूनिट, सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या होता है? सोल्यूबिलिटी का यूनिट बताओ जरा कोई, अब भी पढ़ा था, आज ही पढ़ाया है। मोल पर लीटर, या तो मोल पर डीएम क्यूब ना, मोल पर डीएम क्यूब होता है। अच्छा, प्रेशर कंफर्म बार में होना चाहिए। लीटर एटीएम में रहेगा तो भी हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं प्रेशर जो बार में है, हायर प्रेशर होता है, बराबर। क्लियर है? बोलो हाँ, सही ना? बोलो करेक्ट है। चलो, तो ये सबसे मेन पॉइंट है, केएच का यूनिट नहीं बताया, बताने की जरूरत नहीं, निकालो, तुम निकालो।
KH निकालो, ऐसे ओरली अलग करो, KH का आंसर बोलो क्या आएगा, S अपॉन P। S का यूनिट तो आएगा, P का यूनिट, P नीचे आएगा तो नीचे आएगा बार, ऊपर गया तो पर बार। बोलो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ KH बोलो क्या था, KH का यूनिट याद कर लो जरा फटाफट, बोलो मोल पर लीटर पर बार, और एक रहेगा, और एक मोल पर DM क्यूब पर। क्या तुमको और भी कांस्टेंट्स के यूनिट याद है? KB का यूनिट बोलो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन याद है ना, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट केल्विन kg पर मोल याद है ना, और एक डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, और KF का सेम होता है, ये याद रहेगा। KH बोलो क्या है, मोल पर लीटर पर बार, और मोल पर DM क्यूब पर बार, बाय हार्ट होना चाहिए, क्लियर है। अब चलो याद है, जैसे मैं अलग से इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और अलग से क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को मैंने डिफाइन किया था, फोर्थ पॉइंट में अलग से अपन हेनरीज लॉ कांस्टेंट को भी डिफाइन कर देते हैं। चलो बोलो इधर देखो, सोल्युबिलिटी ना, किसका सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, याद है इज इक्वल टू KH होता है। कब आएगा इक्वल टू KH, जब प्रेशर कितना 1, अरे 1 मोलार लिया था इसके पहले, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ, अब आएगा 1 यूनिट, तो देखो 1 बार का प्रेशर पे, और ओन वर्ड से बना सकते हैं। इधर देखो सुनो, नाम बोलो, इसका नाम क्या है बताओ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बराबर है, इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड इज, हो गया, सिंपल डेफिनेशन है, इजी है ना। चलो चारों पॉइंट सुना दो फटाफट, चलो बोलो जरा, फर्स्ट पॉइंट क्या बताओ, हेनरीज लॉ इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ द लिक्विड अबव द, या तो प्रेशर अबव द लिक्विड, ऐसे बोला था। हाँ, अप्लाइड प्रेशर बोला तो भी चलेगा, अप्लाइड भी ऊपर से ही लगेगा वैसे भी प्रेशर, करेक्ट है, एक ही बात है। सेकंड पॉइंट बोलो, ये यही तो इसका थियरी है। सेकंड पॉइंट, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas above the, यही वो नाम था, भूल गए थे, pressure of gas above the liquid, प्रॉपर नाम बोलो उसका, बराबर। फिर क्या, वही तुम ये लिखो, S डायरेक्शनल टू P, S इक्वल टू KHP, बराबर, वो जो भी है। फिर वो S का यूनिट मोल पर DM क्यूब, मोल पर लीटर, P का यूनिट बार, KH का यूनिट तुमने आज बाजू में लिखा है, और लास्ट में KH को डिफाइन कर दो। बोलो जल्दी फटाफट, बोलो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ gas in liquid when the pressure of gas above the liquid is 1 bar। खत्म करो चलो जल्दी, हेनरीज लॉ खत्म हो गया, हेनरीज लॉ जल्दी करो, हेनरीज लॉ जल्दी खत्म कर दो। अब वो PM रोटरी का हो गया ना एक्स्ट्रा क्लास, क्या बाकी है अभी? हाँ चल रहा है, जरूरी जाना, जाते क्या जाते, आज कितने बजे? ठीक है, अच्छा है, छुट्टी लेना सीखो, क्लास में नहीं, लेकिन अपना टाइम सही जगह पे लगाओ। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका कुछ एक्सेप्शंस है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, कुछ तो एक्सेप्शन रहेगा। एक्सेप्शन याद है क्या पहले इसमें, सोल्युबिलिटी का एक्सेप्शन, कैल्शियम क्लोराइड, गड़बड़ कर दिया ना उसने वहां पे, हेनरीज लॉ का एक्सेप्शन देखते हैं। हो गया? अच्छा बोलूं मैं, मेरे को लगा तुम लोग खुद से लिख रहे हो। हाँ, प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द लिक्विड, मेरे को लगा तुमको याद रहेगा। हाँ, प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द लिक्विड, लिख दो फटाफट जल्दी। अरे यार कहाँ गए, ठीक है चलो, प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द लिक्विड जल्दी करो, बस एक क्वेश्चन करा दूं, खत्म हमारा थियरी। न्यूमेरिकल सिर्फ 3 ही है, कैलकुलेशन में तुमको महारत ही हासिल है ना, कैलकुलेशन धड़ाधड़ करते हो तुम। लिखना, लिख फटाफट, जल्दी 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 करो, स्पीड में थोड़ा।
ट्राई करो मॉर्निंग वाले बैच में आने का, यहाँ कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। बराबर, देखो आज यहाँ थियरी भी करा दूंगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। बैच 2 में थोड़ा मेरे को थियरी को अलग दिन देना पड़ता है, न्यूमेरिकल अलग दिन, थोड़ा सा होता है ऐसा। हो गया, लिख दिया भाई, जल्दी करो। बहुत अच्छा हुआ लाइफ में। चलो हुआ भाई, नहीं लिखे? फर्स्ट पॉइंट लिखे, हेनरीज लॉ इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन solubility of gas in liquid and the pressure of gas above the liquid। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट स्टार्ट किया, पीडीएफ में भी है, कुछ अगर अटक रहे हो तो पीडीएफ से देख के लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid। लिख दिया सेकंड पॉइंट। फॉर्मूला लिखो थर्ड पॉइंट में और फॉर्मूले को खत्म करना, और सबका नाम लिखो, KH का प्रॉपर नाम लिखो। KH इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH को हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। KH इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। प्रॉपर है। थर्ड सेकंड पॉइंट सबका क्लियर है? थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर दिए, करो करो जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी स्पीड बढ़ा दो। हाँ ये हफ्ते में आने वाला है, आएगा वहाँ से। मैं बनानी, वो कॉलेज की तरह आता ना, स्टैम्प वगैरह करके 11th मिलेगा, लेकिन प्रॉपर हो गया। बोलो कंप्लीट? मेरे को लगता है कंप्लीट कर दिया तुमने। लास्ट वाला डेफिनेशन लिखा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इफ या तो व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड अबव द गैस इज 1 बार। हो गया? चलो लास्ट थियरी क्वेश्चन, एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का कुछ एक्सेप्शन है, वो भी देख लेते हैं। 2 पॉइंट है बस, 2 पॉइंट में पूरा समझा दूंगा, सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। इधर आ जाओ, ये तुमने यूनिट वगैरह लिखा ना, ये सब ये काम का है। इधर देखो, सुनो सुनो, कुछ गैस है जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब वो कैसे गैस है, क्यों नहीं फॉलो करते, वो भी देख लो। हेनरीज लॉ समझा क्या बताता है? हेनरीज लॉ तुमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। कंडीशन तुमको प्रेशर मालूम होना चाहिए, बराबर है, उससे KH मालूम होना चाहिए। इधर देखो, कुछ गैस है जैसे कि अमोनिया NH3, बराबर है, अमोनिया गैस। ये गैस क्या करता है, ये गैस को जैसे ही मैं पानी में डिसॉल्व करने का ट्राई करूंगा, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करने का ट्राई करूंगा H2O के साथ, तो होता क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहली बात तो ये पानी के साथ मिलके ना एक मतलब अलग ही कंपाउंड, मतलब पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। गड़बड़ समझा क्या हो रहा है? कोई भी गैस हेनरीज लॉ को तब तक फॉलो करता है जब तक वो जिसमें तुम डिसॉल्व कर रहे हो उससे रिएक्ट नहीं करे। लेकिन अमोनिया और दूसरा एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर के साथ इनका रिएक्शन हो जाता है, समझा? और रिएक्शन होने के बाद जितना एक्सपेक्टेड सोल्यूबिलिटी है उससे कुछ अलग ही मिल जाता है। देखते हैं आगे, चलो वाटर को ब्रेक करो जरा, वाटर ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होता है रिएक्शन? H+ और नाइट्रोजन, याद है एक लोन पेयर होता है इसके पास एक, ये क्या करेगा, सामने का एक H+ को ले लेगा, NH3 ने एक H+ ले लिया, बोलो क्या बन जाएगा, NH4 अमोनियम, अमोनियम का आयन बन गया ना, और बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक OH- वहां पे रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम ऐसा बोल सकते हैं। NH4 रहेगा और प्लस में बोलो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस में एक OH-। सही है क्या, देखो जरा, बराबर है। अब कंबाइन करके बोलो तुम लोग क्या बता सकते हो, क्या नाम बताओ जरा, पूरे कंपाउंड जो बना है वहां पे बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहां पे। चलो एक और है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बराबर। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी से रिएक्ट करता है, नेचर में ऐसे होता है। हम बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं और वो ऊपर जाके रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बन के गिरेगा हमारे ऊपर, बराबर है। तो ये वाटर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया, कंफर्म कार्बोनिक एसिड बनेगा। बना दो, बोलो क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। लोअर स्टैंड में भी पढ़ा रहेगा तुमने, बराबर है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो रहा है? हो रहा है।
क्या कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो रहा है? हो रहा है। डिसॉल्व तो हो रहा है, साथ में वो पानी के साथ रिएक्शन भी कर रहा है, समझा? इसके वजह से जो भी एक्सपेक्टेड सोल्यूबिलिटी है, अच्छा एक्सपेक्टेड सोल्यूबिलिटी किसका? हेनरिस लॉ का। हेनरिस लॉ के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड सोल्यूबिलिटी है उससे भी ज्यादा सोल्यूबिलिटी मिलता है हमको, उससे भी क्या मिलता है? ज्यादा सोल्यूबिलिटी मिल जा रहा है, ज्यादा सोल्यूबल हो गया। हेनरिस लॉ ने कुछ अलग बताया और यहाँ पे आंसर जब देखा सोल्यूबिलिटी का ज्यादा आंसर आ रहा है। रीजन समझा क्या है? क्योंकि वो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो उससे रिएक्ट कर रहा है, सिंपल आंसर है। बोलो क्लियर है? दो गैस है जो हेनरिस लॉ को ओबे नहीं करते, कौन सा? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। रीजन? वो रिएक्ट कर जाते हैं जिससे वो डिसॉल्व, जिसमें तुम वाटर में डिसॉल्व करने जा रहे हो उससे रिएक्ट कर जाएंगे वो। और अमोनिया अगर पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा? वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड। चलो फटाफट 2 पॉइंट लिख देते, खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी। चलो स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, गैसेस लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरिस लॉ। सिंबल में लिखना है NH3 और CO2। गैसेस लाइक NH3 CO2, गैसेस लाइक NH3 एंड CO2 ओबे करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि रिएक्ट कर जाता है वो। गैसेस लाइक अमोनिया एंड CO2 डू नॉट ओबे हेनरिस लॉ, हेनरिस लॉ को ओबे नहीं करते हैं। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, या तो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरिस लॉ बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर। बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर, ये होने के बाद वो 2 रिएक्शन लिखना जल्दी जल्दी जो मैंने ऊपर लिखा है। बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन दिखा रहा है। पहला रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे हो तुम। अब संडे के लिए प्रिपेयर करना, ये चैप्टर बहुत बड़ा दिख रहा है ना, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अब मुझे यहाँ पे राउल्ट्स लॉ पढ़ाना है, उसके बाद ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ाना है, फिर वैन टॉप फैक्टर भी पढ़ाना है। कम से कम 6 दिन और जाएंगे इसमें। आज शायद संडे भी हो पाए कि नहीं मालूम, बट जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका टेस्ट भी बड़ा रहेगा। शायद मैं 50 या 60 मार्क का इसका टेस्ट बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। 2-2 क्वेश्चन तो हर टाइप से। 200 पेज का बुक लिया रहेगा तो आधा बुक भर जाएगा तुम्हारा इससे ही। न्यूमेरिकल अगर पकड़ लूँ तो इसलिए मैं 300 पेज का बुक बनाओ एटलीस्ट। हाँ हो गया ना? कितना पेज आ रहा रहेगा? 400 बनाया ना, खत्म हो जाएगा वो। पार्ट 1 में ही खत्म हो जाएगा 400 पेज का बुक भी। अब बहुत कंटेंट है यार, बहुत कंटेंट है। चलो हो गया, तुमने फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन लिख लिए। सेकंड पॉइंट में आओ। सेकंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, सेकंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन के वजह से, बोलो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है कि कम है? वाटर में ज्यादा है, एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा है, हेनरिस लॉ के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैव हायर सोल्यूबिलिटी। अमोनिया बोला तो NH3 लिखने का, कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो CO2 लिखने का। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन NH3 एंड CO2 गैस हैव हायर सोल्यूबिलिटी। Because of this reaction NH3 and CO2 gas have higher solubility. Solubility ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? एक्सपेक्टेशन से। किसका एक्सपेक्टेशन? हेनरिस लॉ का। Because of this reaction NH3 and CO2 gas have higher solubility than expected by Henry's law. Second point है than expected by Henry's law। ये जो भी बोल रहा हूँ मैं PDF से देख के ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास PDF रहेगा तो उससे भी देख के लिख सकते हो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। तो कैसा तुमको याद रहेगा भाई कि क्या हुआ क्या यहाँ पे? हो गया? चलो आ जाओ। न्यूमेरिकल में है, 1 मिनट है, मैं करा सकता हूँ 1-2 क्वेश्चन तो, लेकिन यही है कि इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, केस वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, केसेस वाले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल टाइम है हमारे पास ना, 9:30 है, 9:22 हो रहा है। चलो तो टाइप 4 न्यूमेरिकल। टाइप 4 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरिस लॉ। हेनरिस लॉ के बेसिस पे कितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे बताओ वैसे तुम लोग? टाइप 1 क्या था? किसका न्यूमेरिकल था? वेपर प्रेशर। टाइप 2 बॉइलिंग पॉइंट। टाइप 3, टाइप 4 ये। टाइप 5 ओस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल रहेगा। टाइप 6 रहेगा राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल। टाइप 7 रहेगा वैन टॉप फैक्टर का न्यूमेरिकल। इसलिए मैं बोलता हूँ 6 दिन, जितने टॉपिक प्लस उसका मैं टॉपिक न्यूमेरिकल ऐसा सिखा रहा हूँ, बराबर? तो इससे कैसा तुम्हारा हर एक लॉजिक क्लियर होते जा रहा है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ट्राई करना थोड़ा जल्दी लिखने का। मैं जैसे कोई गैस वगैरह का नाम बोलता हूँ उसका सिंबल डाल दिया करो। नाइट्रोजन बोला N2, अमोनिया बोला NH3, ऐसा। सोल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन H2O,
सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस इन H2O। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। टोटल 3 ही क्वेश्चन है लेकिन तीनों में दम है एकदम। सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन H2O, नाइट्रोजन गैस को पानी में डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। N2 गैस इन H2O, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे अपन ये पूरा काम कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, और 1 बार का प्रेशर है। ये 1 बार का प्रेशर मतलब किसका वैल्यू है? ये P का वैल्यू है। हाँ, तो लिखा तुमने सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, लिखा 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज लिखा इज 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। अरे यार कुछ तो याद आ रहा है मोल पर लीटर को देख के, क्या है ये? ए भाई मोलालिटी है, करेक्ट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सोल्यूबिलिटी ना, मोल पर लीटर। हाँ, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पहला केस है इसमें। पहला बोला है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब क्या निकालू? KH। यूनिट याद है? यूनिट याद है? मोल पर लीटर पर बार, या तो मोल पर DM³ पर बार। तो तुमने लिखा है सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन H2 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज 6.85 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हो गया। बी केस 2, मतलब बी एक और चीज पूछा बी। अब यहाँ पे ये बी करके ऐसा अलग से लिखना, बी करके ऐसा, बी करके अलग से लिखो, PDF में ऐसा ही बी करके लिखो। मोलारिटी ऑफ NH, ये तो मोलारिटी बोला था कि मोलालिटी बोला था? मोलालिटी बोला था ना, मोलारिटी बोला था, ठीक है। हाँ लिखो मोलारिटी ऑफ N2 गैस, मोलारिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन H2O, मोलारिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन H2O, ऐसा लिखना है थियरी में, बी करके, बी ऐसा करके प्रॉपर लिखना है। केस 2 है ये, लेकिन क्वेश्चन का ही पार्ट है। मोलारिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन H2O, लिखा अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अरे यार गेम खत्म। एटमॉस्फेरिक कंडीशन याद है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 760 mm ऑफ Hg, 1 atm पास्कल, 10⁻⁵ हाँ 5 रहता ना, 5 10⁻⁵। और एक इसमें बताओ जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज बार में, नहीं मालूम है? ठीक है, नहीं 1 बार बताता हूँ, चलो ठीक है। कहां तक लिख दिया बताओ तुमने? मोलारिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन H2O अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज, दिया है क्वेश्चन में इसलिए बोला नहीं मैंने तुमको। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर, ये की बात है भाई। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज 0.75 बार। वैसे अगर तुमको चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार में कितना होता है, 1.0 में ही होता है, वो भी 1 ही होता है, 1 बार ही पकड़ सकते हो तुम लोग, 1 atm 1 बार, लेकिन पॉइंट में फर्क होता है, इतना बता सकता हूं मैं। कुछ तो 02 03 में होता है ऐसा। ये दिया, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, बराबर है। चलो तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, अब क्वेश्चन को समझते और सॉल्व करते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, देखो ध्यान सबका, इधर देखो। नाइट्रोजन गैस को पूरे केस में, पूरा क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस को पानी में डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? हाँ, पहले केस में मुझे सोल्यूबिलिटी दे दिया है और मुझे प्रेशर भी दिया, इधर P भी दिया ना, कितना? 1 बार। क्या ये क्लियर है? समझा? केस 2 में क्या हो रहा है यहाँ पे? केस 2 में अच्छा, जब तुमको S दिया है, अरे फॉर्मूला तो सबसे इजी है, S इक्वल टू KHP। S दिया, P दिया, KH में कोई टेंशन ही नहीं, आराम से निकाल देंगे KH, कोई टेंशन ही नहीं। दूसरे केस में क्या बोला है? P तुमको दे दिया और KH तो मैं यही वाला यूज करने वाला हूं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? क्या किस पे डिपेंड करता है? कौन से गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं। अभी भी वही नाइट्रोजन गैस है जो तुमने ऊपर डिसॉल्व किया था, अभी भी वही वाटर जिसमें तुमने ऊपर डिसॉल्व किया था। तो क्या KH का वैल्यू मैं वही यूज करूं यहां पे, तो मैं आराम से नया सोल्यूबिलिटी निकाल सकता हूं ना यहां से। खत्म गेम। नहीं समझा?
अरे दो केस है, एक में एटमॉस्फेयर, एक में प्रेशर लगा रहे 1 बार, तुम KH निकालो। दूसरे केस में प्रेशर कितना है, बस इसमें समझाऊं क्या मैं, दो अलग अलग केस हैं। हाँ हाँ, लेकिन कैसे मालूम है, पार्शियल प्रेशर है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन ही देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्रेशर में। अगर राउल्स लॉ रहता तो नहीं कंसिडर कर सकता हूँ फिर मैं, मेरे को सॉलिड भी लेना पड़ेगा, सॉलिड भी लेना पड़ेगा, अलग से इंडिविजुअल निकाल के ऐड करना पड़ेगा टोटल प्रेशर के लिए। इधर चलेगा, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये क्लियर है? चलो फटाफट केस 1 सॉल्व करते हैं। चलो बोलो केस 1, अरे बहुत ईजी कैलकुलेशन है, बोलो फॉर्मूला बोलो, S इक्वल टू KH इंटू P। बोलो KH का फॉर्मूला क्या बनेगा, KH इज इक्वल टू S अपॉन P। फटाफट S का वैल्यू, S कितना 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर, भाई भूल गए क्या, यूनिट के साथ सॉल्व करते हैं हम लोग। P का वैल्यू 1 बार, 1 क्या सॉल्व कर रहे हो, बार ऊपर लेके जाओ, बोलो 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार। समझ में आ रहा है? ये निकाल दिया, KH खत्म। केस टू बोलो, क्या बोलते हो केस 2, डायरेक्ट निकालो S डैश, फॉर्मूला बोलो S डैश इज इक्वल टू KH डैश इंटू P डैश। KH डैश रहेगा, KH डैश नहीं बोलना, सेम KH यूज करोगे यहाँ पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट उठाओ, KH सेम वैल्यू 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार, और P डैश का वैल्यू मैंने निकाला, किधर गया, P डैश दिया था 0.75 बार, 0.75 बार, 0.75 बार, बार से पर बार कट होता है ऐसा, हाँ, और मोल पर लीटर बच रहा है, मोल पर लीटर ही यूनिट होता है सॉल्यूट। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बता दो। 6.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, और 10⁻⁻⁴ का पावर है मोल पर लीटर आएगा। मल्टीप्लाई करने सबको आता रहेगा ना। 685 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 75 के साथ, और 685 का 2 स्टेप, 70 इसका 2 स्टेप, 4 स्टेप पीछे आऊंगा। 5 5 25, 8 5 40 और 2 कितना 42, 6 5 30, 30 और 4 34, 0 7 5 35, 8 7 से कितना, बोलो कितना, और 3 कितना 59 ना, 7 6 और 5 47 ना, तो हमारे पास आया 5 7 9 4 कितना 13 13, ये 11 5 ना, 4 स्टेप पीछे 5 पॉइंट, यही था क्या तुम्हारा भी आंसर, चेक करो 5.138 डाल सकता हूँ, या तो 75 लिखा तो भी चलेगा। मोल, 1 मिनट, पावर डाला 10, 1 मिनट, और पावर भी अपने पास, पावर है ना 10⁻⁴ का, 10⁻⁴ का पावर भी है, मोल पर लीटर यूनिट, आंसर आ गया S डैश। सोल्यूबिलिटी खत्म। क्या आंसर है, यही है 5.1375 एग्जैक्ट आंसर है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, आंसर तो आया है वही था, समझा? अरे कुछ समझना ही नहीं है, नॉर्मल न्यूमेरिकल है वो, धड़ाधड़ सॉल्व करो। तुमको केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आने लगा है, थियरी सीख लो, न्यूमेरिकल आ जाएगा। मैं वही बोला, थियरी पे अच्छे से ध्यान दो, क्लियर ना? यज्ञ क्या काम।